नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सारे लेक्चर्स को कम्प्लीटली कवर किया है और सारे नोट्स को एप्लीकेशन पे अपलोड करा है। अब आज के इस लेक्चर में हम पूरी यूनिट 5 को कवर करेंगे, जहां पर हम देखने वाले हैं ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं ODDS एंड IDDS। IDDS का मतलब IDDS स्टैंड फॉर इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड ODDS स्टैंड फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि पूरी यूनिट कंप्लीट होने वाली है कवर, पर यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर से, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेथड टू ओवरकम। देखो यहाँ पर हम जब आँखों में दवाई देते हैं तो दवाई देते हैं ना जब, तब दवाई को अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आँख है, ठीक है, तो जब आप दवाई दे रहे हो ना तो दवाई जो है लॉस हो जाती है, दवाई जो है यहाँ से ड्रेनेज हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, तो दवाई जो है प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आ पा रही, दवाई जो है प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। तो वो जो बैरियर है ना, जो रुकावटें हैं जो दवाई को रोक रही है एब्जॉर्ब होने से, जो दवाई को रोक रही है एब्जॉर्ब होने से, वो सारी रुकावटों को हम पढ़ेंगे। हम क्या क्या देखने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि दवाई को रोक रही है, और साथ ही साथ उन रुकावटों को हम कैसे रोकेंगे। रुकावट को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बैरियर्स, सारे तरह के बैरियर्स पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बैरियर हैं जो कि दवा को पेनिट्रेट करने, दवा को परमिएट करने, दवा को एब्जॉर्ब होने में रोक रहे हैं, और इन सभी बैरियर के बचने के तरीके हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेवलपमेंट वाला। डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और टाइप्स ऑफ IUD पूछते हैं। देखो IUD जो होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आंखों में दवाई देंगे और फिर सीधा जाएंगे इंट्रायूटेराइन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ODDS। देखो नाम से पता लग रहा, ऑक्यूलर मतलब कहाँ पर देंगे, आंखों में देंगे, आंखों की बीमारी को सही करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर लिखा है नीड टू ट्रीट ऑप्थेल्मिक डिजीज, आंखों की बीमारी को सही करने के लिए हम देते हैं ODDS। और ये जो ODDS होता है ये लोकल एक्शन देता है, मतलब कि अगर मैं आंखों को सही करने के लिए ODDS दे रहा हूं तो वो सिर्फ आंखों को ही सही करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर साइट पे वो काम कर रहा है। दैट्स वाई हमने लिखा है लोकल एक्शन। तो अगर आपका ODDS जो है लोकल एक्शन देता है तो इसका मतलब वो सिस्टमिक एक्शन नहीं देगा। तो सीधी सी बात है कि ODDS जो है लोकल एक्शन देता है, और ODDS जो है ऑप्थेल्मिक डिजीज को सही करने में काम आता है। नाम से पता लग रहा, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब कि ऑप्थेल्मिक डिजीज को सही करने के काम आता है, आंखों की बीमारी को सही करने के काम आता है। साथ ही साथ ये एक लोकल एक्शन प्रोवाइड करता है, सिस्टमिक एक्शन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर साइट पे जाके एक्ट कर रहा है, वो है आपकी आंख। आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी, अगर मैं बात करूं क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर आपका ODDS है तो ODDS किसके अंडर पढ़ रहे हो आप? NDDS के अंदर। और NDDS में आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो भी ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होगी और कंटिन्यू रिलीज होगी, ताकि आपका जो इफेक्ट है वो बना रहेगा, अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड है सस्टेन रिलीज होना। तो आपकी जो ODDS है मस्ट बी एबल टू सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग को वो सस्टेन रिलीज करें, इतने कैपेबल वो हों।
अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग है और क्या क्या एक्शन देगी, तो कुछ ड्रग जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कुछ ड्रग्स जो होती है एंटी इन्फेक्टिव होती है, जैसे कि एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल। आंखों में वायरल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीवायरल, आंखों में बैक्टीरिया हो गया तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो कुछ ड्रग होती है एंटी इन्फेक्टिव, कुछ ड्रग होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। मान लीजिए आंखों में इन्फ्लामेशन हो गया तो एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। और अगर आपको प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए मायोटिक्स दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है मेजर क्लास ऑफ ड्रग यूज, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, मायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फेक्टिव जैसे एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ठीक है सर, अभी तक हमने देखा कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है आंखों में दी जाती है। अब सबसे पहले ये बता दीजिए कि हमने ODDS बनाया क्यों। जब हमारा काम आंखों में जो वो नॉर्मल हम दवाई डालते हैं ना, आई ड्रॉप, उनसे हो रहा था, तो फिर हमने ODDS क्यों बनाया। तो देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, डॉक्टर ने मुझे दी आई ड्रॉप कि ये आई ड्रॉप डालो, मैं अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा हूँ। तो आई ड्रॉप डालने के साथ क्या होता है, मुझे आंसू आते हैं। आंसू आने से क्या होता है, वो ड्रग जो है एक तो डाइल्यूट हो जाता है। मान लीजिए मेरा कंसंट्रेटेड फॉर्म था ड्रग का, मैंने आंखों में डाला, आंखों में डालने की वजह से मुझे आंसू आए, तो आधी ड्रग तो वैसे ही लॉस हो जाएगी आंसुओं के थ्रू, है ना। तो आप ये देखो कि ये जो आपका आई ड्रॉप था ना, ये एक तरह का कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म था। आप NDDS पढ़ रहे हैं, आपको पता है कन्वेंशनल का मतलब पुराने डोजेस फॉर्म हो गए और ODDS अपडेटेड नए वाले हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म था वो आंखों से निकल रहा था क्योंकि आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कन्वेंशनल ड्रग है, जैसे कि हमारा जो आई ड्रॉप हो गया, वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पा रहा है क्या, नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वो डाइल्यूट होकर वैसे ही निकल रहा है। ठीक है, दूसरा उसका ड्रेनेज हो रहा है, निकल रहा है मतलब ड्रेनेज हो रहा है। वो क्या हमारी आंखों की लेयर को या जो भी प्रोटेक्टिव बैरियर से उनको क्रॉस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो तो बाहर का बाहर ही निकल रहा है, बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्या वो हमारी आंखों में बहुत देर तक कांटेक्ट में है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में होता, आंखों के साथ जुड़ा रहता, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता, पर वो तो आंसुओं के थ्रू निकल के बह जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर हमारा कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है, कोई भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं है, और उसकी वजह से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बायो अवेलेबिलिटी नहीं आएगी और एक्शन भी नहीं आएगा। तो ये सारी दिक्कत आ रही है। जब आप कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म यूज़ कर रहे थे तब ड्रेनेज ज़्यादा हो रहा था और आपका जो ड्रग है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था आंखों में, बैरियर बहुत सारे थे और कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा देर तक नहीं हो पा रहा था, साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग नहीं जा पा रही थी और पेनिट्रेशन उस ड्रग का नहीं हो पा रहा था, परमिएशन उस ड्रग का नहीं हो पा रहा था, एब्जॉर्प्शन उस ड्रग का नहीं हो पा रहा था, बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग की नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से एक्शन भी नहीं आ पा रहा था। और जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है ना, उनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा थे। तो इतनी सारी दिक्कतें थी, तब जाके हमने कहा कि नहीं भैया, अब हम लेंगे ODDS। ODDS इट इज अ टाइप ऑफ NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पर ड्रग जो है सस्टेन रिलीज होगी, ड्रग जो है सारे बैरियर को क्रॉस करके अंदर पहुंच जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। और अगर ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे गई, अगर ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे गई तो ड्रग का होगा एब्जॉर्प्शन, ड्रग की आएगी बायोअवेलेबिलिटी और आएगा एक्शन ही एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल डोजेस कैन नॉट पास ऑप्थेल्मिक बैरियर। जो ऑप्थेल्मिक बैरियर है ना, हमारे आंखों की जो बैरियर है, तरह तरह की लेयर्स है, हमारे जो पुराने डोजेस फॉर्म है वो पास नहीं कर पा रहे, और जब पास नहीं कर पा रहे तो पहुंच नहीं पा रहे। तो उसके लिए हमने बनाया ODDS कि ये जो है अंदर चले जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है कि ODDS जो है प्रोलॉन्ग ड्रग रिटेंशन देता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। आपको पता है कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो है सही से काम नहीं कर पाता, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो साइट ऑफ एक्शन तक नहीं जा पाता। ठीक है, वही सारी बातें लिखी है। फिर आंख का डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपको एज इट इज़ बनाना है, क्योंकि ODDS आया और आंख नहीं है तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि ड्रग तो आंखों में दे रहे हो। तो एक नॉर्मल आई का डायग्राम बनाना है, आपको पता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। लेंस, आइरिस, आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई, ये कंजक्टिवा होता है, ये आपका विट्रस बॉडी होती है जहाँ पर विट्रस चैम्बर होता है। ठीक है, ये आपका एक्वस चैम्बर होता है, ये प्यूपिल होता है जो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ये कॉर्निया होता है जिसको बोलते हैं आउटर बल्जिंग पार्ट। ठीक है, और ये जो सिलेरी बॉडी है ये लेंस को होल्ड करके रखती है, रेटिना पे इमेज बनती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप
आँख को पढ़ चुके हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और यहाँ पर आँख की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। टॉपिक है ODDS, ड्रग को देना है, सिर्फ आँख का डायग्राम बनाना है, एक दो लाइन लिख दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है एडिटिव्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। देखो बात करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। देखो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो या कोई सी भी प्रिपरेशन हो, एडिटिव तो डालने पड़ेंगे। एडिटिव मतलब एक्सिपिएंट्स, जैसे कि बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, आइसोटोनिक एजेंट, किलेटिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, वेहिकल, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। अब जैसे एग्जांपल दो तो प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ से रोकने के लिए, बचने के लिए। आइसोटोनिक एजेंट क्यों डालते हैं? आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। तो तरह तरह के एजेंट हमें यूज़ करने पड़ेंगे अगर हमें किसी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को फॉर्मुलेट करना है, तो बनाना है, तो कई तरह के एक्सिपिएंट लगते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ODDS से हमें क्या फ़ायदा है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि कन्वेंशनल सिस्टम के हमारे जो आई ड्रॉप था उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे, तो हम ODDS बनाए। और भी कई रीज़न है ODDS बनाने के जो मैंने आपको आगे बता दिए, कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, बायो अवेबिलिटी नहीं आ पा रही, एक्शन नहीं आ पा रहा, पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे और बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने बनाया ODDS, और वही सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है एन आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके पास एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ऑप्थेल्मिक के लिए, तो क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो देखो। सबसे पहला, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास ये ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ कि ये मस्त है, एकदम एक नंबर चीज़ है। ठीक है, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये आइडियल है, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी है? क्योंकि ये मेरी आंखों के बैरियर को क्रॉस कर लेगी, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, क्योंकि इसकी बायोएबिलिटी अच्छी होगी, ये सारी लेयर्स को क्रॉस करके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी, एक्शन अच्छा देगी, साइड इफेक्ट कम होगा, टॉक्सिक इफेक्ट कम होगा, एडवर्स इफेक्ट कम होगा। मतलब जो भी फायदे वहाँ पड़े थे वही घुमा के यहाँ लिखने हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ रिपीट होती जाएगी, देख लो सारी चीज़ें वही है। शुड एग्जिबिट गुड कॉर्नियल पेनिट्रेशन, वही वाली बात है कि पेनिट्रेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हम आइडियल बोलेंगे। ठीक है, और भी देखो, नॉन इरिटेटिव होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, और जब हम इसको लेंगे तो हमारी आंखों में ब्लर विजन नहीं होना चाहिए, ये नॉन ग्रीसी होना चाहिए। ठीक है, और इसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि फ्लो प्रॉपर्टी। अगर हम ODDS लेते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा होगी तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी ODDS हम बना रहे हैं उसमें विस्कोसिटी ऑप्टिमम हो, ताकि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी अच्छी आए। ये सब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ODDS के। तो दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। एंड उससे पहले हमने देखा था ह्यूमन आई, और उससे पहले हमने देखा था कि हम ODDS को क्यों प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम कई तरह से। जैसे अगर कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल में सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इंसर्ट्स हो गया, जेल्स हो गया। अगर मैं वेसिकुलर बात करूँ, जो कि NDDS है आपके, जो कि ODDS है आपके, जो कि अपडेटेड फॉर्म है, तो वो हो गया लाइपोसोम, नियोसोम, डिस्कोसोम्स। ठीक है, तो ये जो लाइपोसोम, नियोसोम है, ये आप यूनिट फॉर्म में पढ़ चुके हैं सारे, आगे मैंने इनकी भी डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं, जैसे siRNA, जीन डिलीवरी, स्क्लेरल प्लग्स। कोई कंट्रोल रिलीज वाले भी हैं, जैसे इम्प्लांट, हाइड्रोजेल, पॉलीमरिक सॉल्यूशन, कोलाजन शील्ड, कॉन्टेक्ट लेंस, साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड माइक्रोनिडल, माइक्रो इमल्शन, नैनो सस्पेंशंस। तो ये सारे आपके हो गए कंट्रोल रिलीज वाले। और कुछ पर्टिकुलर्स भी होते हैं, जैसे माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको लिख देना है, आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर वही एडवांटेज दे रखा है आपको। देखो एडवांटेज वही सब है, घुमा फिरा के, जैसे ऑब्जेक्टिव में लिख दो आप, है ना, आइडियल प्रॉपर्टी कह लो आप, वाई ODDS कह लो आप, या एडवांटेज कह लो, वही सारी बातें सब रिपीट हो रही हैं। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेज देख लो कि ODDS जिसको अभी तक हम अच्छा बता रहे हैं कि हाँ इसका पेनिट्रेशन अच्छा, इसका परमिएशन अच्छा, इसकी बायोएबिलिटी अच्छी, इसका एक्शन अच्छा, इसके साइड इफेक्ट कम है, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा, तो उसके नुकसान क्या हो गए? नुकसान क्या हुए वो देखो। इनस्टेबिलिटी, कई बार यहाँ पे प्रिजर्वेटिव चाहिए होता है, ये भी एक दिक्कत है। कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये भी प्रॉब्लम है कि टर्मिनेट नहीं कर सकते इमरजेंसी के केस में। कॉज इंटरफेरेंस विथ विजन, हमारी आंखों की विजन के साथ इंटरफेयर करता है वो।
प्लेसमेंट एंड रिमूवल इज डिफिकल्ट, उसको लगाना और उसको हटाना डिफिकल्ट होता है ओडीडीएस को। इट मे सफर ओकेशनल लॉस, कभी कभार लॉस होता है। सर अभी तो आपने बोला लॉस नहीं होगा, अरे कभी कभार होता है। कैसे होता है? अगर आप अपनी आंखों को रब कर रहे हो, नींद में उठकर ऐसे रब कर रहे हो, या आप लगाकर सो गए, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं ओडीडीएस के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैरियर्स की। देखो बैरियर्स कई तरह के हैं। अब यहाँ पर बैरियर से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरी आंख है और यहाँ पर मुझे ड्रग देना है, तो ये ड्रग जो है मेरी आंखों में अंदर तक साइट ऑफ एक्शन तक जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि रास्ते में इतने बैरियर आ रहे हैं, ठीक है। कई तरह के बैरियर होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं जो मूवमेंट वाले होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ प्री कॉर्नियल है, कॉर्निया से पहले वाले। तो यहाँ पर आप देखो प्री कॉर्नियल में आते हैं ड्रेनेज ऑफ ड्रग सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए नेजो लेक्राइमल के थ्रू ड्रेन हो गया, ड्रेन मतलब निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। लेक्राइमेशन यहाँ पे लिखा है, टीयर डाइल्यूशन यहाँ पे लिखा है। लेक्राइमेशन मतलब कि लेक्राइमल ग्लैंड जो है टीयर मतलब आंसू बना रहे हैं, और यहाँ पे आंसू की वजह से क्या हो रहा है? ड्रग जो है डाइल्यूट हो रहा है। जैसे मान लीजिए ड्रग का ड्रॉप है, अब जैसे ये मैंने आंखों में डाला, ये मेरी आंख है, ये ड्रग के ड्रॉप को जब मैं आंखों में डालने जा रहा हूँ तो यहाँ से आंसू आना शुरू हो गए। तो आंसू जब आएंगे ना तो ये ड्रग बेचारी वैसे ही डाइल्यूट हो जाएगी इधर, ठीक है, इसका एक्शन ही नहीं आ पाएगा। तो लेक्राइमेशन, टीयर डाइल्यूशन, ड्रेनेज ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, ये हो रहा प्री कॉर्नियल में। फिर डायनेमिक की बात करें तो लिम्फेटिक फ्लो की वजह से, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे कंजक्टिवा और कोरोइड में, तो उसकी वजह से। फिर स्टैटिक कौन कौन से हैं? आपका कॉर्नियल एपिथेलियम हो गया, कोरोइड हो गया, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो गया। ये सब एक तरह से बैरियर का काम कर रहे हैं, ड्रग को जाने ही नहीं दे रहे, ठीक है। ड्रग को पेनिट्रेट करना है आई में, साइट ऑफ एक्शन में, तो कॉर्निया से ही जाएगी। वहां पर भी देखो आप, एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, कई तरह की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर होता है ना, ये देखो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर, ये जो है कई तरह की ड्रग को रोक देता है। इट रेस्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द ड्रग। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर रेस्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द ड्रग। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन कर देते हैं हल्का सा। अगर इसमें इन्फ्लामेशन होगा ना तो फिर यहाँ से ड्रग जो है आसानी से पास हो जाएगी, सीधी सी बात है। देखो ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इन्फ्लामेशन बैरियर ब्रेक डाउन। ये जो बैरियर है ये टूट जाता है, और अब जब बैरियर रहा ही नहीं तो ड्रग जो है पेनिट्रेट कर लेगी आई में, ठीक है। और भी देखो, ये जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ब्लड एक्वस बैरियर, एक होता है ब्लड रेटिनल बैरियर। आई रिपीट, blood ocular barrier divided into two subparts, blood aqueous barrier and blood retinal barrier। ये जो ब्लड एक्वस बैरियर होता है ये बना होता है सिलेरी एपिथेलियम एंड कैपिलरीज ऑफ द आइरिस। आई रिपीट, दो तरह से हमने ब्लड ऑक्यूलर बैरियर को सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ब्लड एक्वस बैरियर, दूसरा है ब्लड रेटिनल बैरियर। जो ब्लड एक्वस बैरियर होता है वो बना होता है सिलेरी एपिथेलियम एंड कैपिलरीज ऑफ द आइरिस, और जो हमारा ब्लड रेटिनल बैरियर होता है यहाँ पर आपको टाइट जंक्शन देखने को मिलता है बिटवीन रेटिना एंड एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब अगर एक्चुअल में मैं देखूं तो कितने तरह के बैरियर होते हैं, तो देखो ऑक्यूलर सरफेस बैरियर, ऑक्यूलर वॉल बैरियर, रेटिनल बैरियर, विट्रस बैरियर, द लेक्राइमल फ्लूइड बैरियर, solubility of drug, lipophilicity of drug, molecular weight of drug, size of drug, they all are the barrier for the drug permeation। ये ड्रग को परमिएट ही नहीं होने दे रहे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, ठीक है। तो वन बाय वन सारे बैरियर्स देखते हैं। सबसे पहले ऑक्यूलर सरफेस बैरियर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये जो ऑक्यूलर सरफेस बैरियर होता है ना, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, जो आपकी कॉर्नियल लेयर है और जो आपकी कंजक्टिवल सुपरफिशियल लेयर है, ये दोनों ही मिलाकर बनाते हैं ऑक्यूलर सरफेस। और ये जो ऑक्यूलर सरफेस बन रहा है ना, ये एक तरह से बैरियर का काम करता है। ड्रग को परमिएट नहीं होने देता, पेनिट्रेट नहीं होने देता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता। आई रिपीट, ये जो ऑक्यूलर सरफेस बैरियर है ये बनता कैसे है? ये बनता है कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल सुपरफिशियल लेयर से मिलकर। इन्हीं की वजह से यहाँ पर लिखा है दिस क्रिएट अ डिफेंस बैरियर अगेंस्ट परमिएशन फ्रॉम अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। देखो ये जो बन रहा है ना ऑक्यूलर सरफेस बैरियर, इसकी वजह से अब कोई भी परमिएशन नहीं होता है। और ये जो बैरियर बन रहा है यहाँ पर कॉर्नियल सरफेस होती है 5% और कंजक्टिवल सरफेस होती है 95%। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये होती है 5%, ये होती है 95%, ठीक है।
आउट ऑफ कॉर्नियल 5 लेयर, अब देखो कॉर्निया में 5 लेयर है, उसमें से सबसे आउटर मोस्ट जो है ना वो यहाँ पर काम आती है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल सुपरफिशियल लेयर से मिलकर बनता है ऑक्यूलर सरफेस, और ये एक तरह का बैरियर होता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो बैरियर है ये अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को भी प्रिवेंट कर देता है। पर यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो कॉर्नियल होता है वो 5% होता है, जो कंजक्टिवल सुपरफिशियल लेयर होती है वो 95% होती है, और जो कॉर्नियल लेयर है वो आउटर मोस्ट वाली यूज होती है यहाँ पे। दूसरा है आपका ऑक्यूलर वॉल बैरियर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, स्क्लेरा और कोरोइड। कोरोइड जो होता है ना, स्क्लेरा के जस्ट नीचे जो मिलता है वो कोरोइड ही है। देखो कोरोइड बिनेथ स्क्लेरा, ये जो कोरोइड होता है ये हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है। इसकी थिकनेस जो होती है 0.25 mm होती है, और ये भी 3 लेयर से मिलकर बनता है, एपिक्लेरल टिश्यू, स्क्लेरा, प्रोप्रिया और लेमिना फुस्का। उसे प्रोप्रिया नहीं बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे, प्रॉपर ही है वो, ठीक है। आई जस्ट क्रॉस चेक। तो मैं आपको बोल रहा था ऑक्यूलर वॉल बैरियर जो कि स्क्लेरा और कोरोइड से मिलकर बना है। अगर मैं कोरोइड की बात करूं तो स्क्लेरा के जस्ट नीचे जो मिलता है वो कोरोइड ही होता है, यहाँ पे लिखा है बिनेथ स्क्लेरा। कोरोइड जो होता है हाईली वेस्कुलर होता है, इसकी थिकनेस मैंने आपको बता दी, और ये 3 लेयर से बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्क्लेरा की बात करें तो कंटेन स्ट्रोमा मेड ऑफ बंडल ऑफ कोलाजन एंड फाइब्रोब्लास्ट। किससे बनता है? कोलाजन के बंडल से और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बनता है, और इसकी थिकनेस होती है 0.3 से लेकर 1 mm तक। तो ये दोनों मिलकर जो है ऑक्यूलर वॉल बैरियर बनाते हैं, जो कि ड्रग को पेनिट्रेट नहीं होने देते, परमिएट नहीं होने देते। उसके बाद आता है रेटिनल बैरियर। देखो ब्लड रेटिनल बैरियर, ये तो आपने सुना होगा। ये जो आपका ब्लड रेटिनल बैरियर होता है ये बनता है इनर और आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर से मिलकर। ये देखो, अगर मैं ब्लड रेटिनल बैरियर को खोल के देखूँ ना तो यहाँ पर एक तो इनर होता है, एक आउटर पार्ट होता है। अब दोनों को देखते हैं, आउटर पार्ट को भी देखते हैं और इनर पार्ट को भी देखते हैं। आई रिपीट, ये जो ब्लड रेटिनल बैरियर था ये इनर और आउटर पार्ट से मिलकर बनता है। अब देखो आउटर पार्ट में क्या होता है और इनर पार्ट में क्या होता है। अगर मैं बात करूं आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर की, तो ये बना होता है टाइट जंक्शन से, कंपोज्ड ऑफ टाइट जंक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल। कौन सी सेल होती है? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल। और अगर मैं बात करूं इनर वाले पार्ट की, इनर ब्लड रेटिनल बैरियर की, तो ये बना होता है आपके रेटिनल कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। ये किससे बना होता है? रेटिनल कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। तो यहाँ पर बस इतना सा आपको याद रखना है कि जो रेटिनल बैरियर होता है, या फिर आप बोल लीजिए ब्लड रेटिनल बैरियर होता है, वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, आउटर इनर। आउटर बनता है कंपोज्ड ऑफ टाइट जंक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल, इनर बनता है कंप्राइजेज ऑफ रेटिनल कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। अब यहाँ पर आपको 2 तरह की सेल देखने को मिलती है, एक तो होती है एस्ट्रोसाइट, एक होती है मुलर सेल। ये दोनों जो है टाइट जंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो आपको टाइट जंक्शन दिख रहा है, इस टाइट जंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है एस्ट्रोसाइट और मुलर सेल का। ये दोनों सेल रेगुलेट करती है एक्सचेंज का। जैसे मान लीजिए किसको आना है, किसको जाने देना है, वो सारा काम कौन देखती है? ये दोनों सेल ही देखती है। अगर मैं बात करूं इसमें से भी एस्ट्रोसाइट की, तो एस्ट्रोसाइट हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ऑल्सो एनहांस द बैरियर प्रॉपर्टी ऑफ रेटिनल एंडोथेलियल कैपिलरी। तो ये बात ध्यान रखना कि बैरियर प्रॉपर्टी मेनली किसकी वजह से आ रही है? एस्ट्रोसाइट की वजह से। ये एनहांस कर रहा है बैरियर प्रॉपर्टी को। उसके बाद होता है विट्रस बॉडी। तो इट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम अबाउट 4.5 ml एंड ड्रग आर रैपिडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द विट्रस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो, एक होता है आपका एक्वस चैम्बर, एक होता है आपका विट्रस चैम्बर। जो आंखों में मैंने विट्रस चैम्बर बताया था, ये पीछे वाला चैम्बर, ये विट्रस चैम्बर है ना, फिर रेटिना वगैरह आता है। तो ये जो विट्रस चैम्बर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से जो है ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाती है बाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? बैरियर हो गया। नेक्स्ट है आपका लैक्राइमल फ्लूइड। तो ये जो लैक्राइमल फ्लूइड है, नाम से पता लग रहा है आंसू की बात हो रही है। तो इट इज़ अ एक्वस फ्लूइड विच मेंटेन आइसोटोनिसिटी। देखो, ये जो लैक्राइमल फ्लूइड होता है ना, यहाँ पर आपको लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है, यहाँ पर आपको लिपिड्स देखने को मिलते हैं, प्रोटीन देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पर ये जो लैक्राइमल फ्लूइड है एक तरह का बैरियर का काम कर रहा है। ड्रग को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा, परमिएट नहीं होने दे रहा, एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, उसकी बायोअबिलिटी नहीं आने दे रहा, उसको साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुँचने दे रहा, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। कई तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लैक्राइमल फ्लूइड किस तरह से काम करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ आपकी आंख है, यहाँ पर आपने दवाई लगाई, तो दवाई लगाने से क्या होगा
कि जैसे ही आप टॉपिकल एप्लीकेशन करोगे, जैसे ही आप सरफेस पे दवाई लगाओगे तो वहाँ से क्या होगा, लेक्राइमल फ्लो इंक्रीज होगा, आंसू आना शुरू होंगे, और आंसू आने की वजह से जो भी आपका डोज है, जो भी आपका ड्रग है, जो भी आपका अमाउंट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में ड्रग इतनी एक्टिव रहेगी ही नहीं। उसके बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिमिनिश हो जाएगा, और जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो एक्शन ही नहीं आएगा, बायो अवेबिलिटी ही नहीं आएगी, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही नहीं है, बेकार है सब। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है, ये एक तरह का बैरियर है। और ये जो है रैपिड क्लियरेंस कराता है ड्रग की। रैपिड क्लियरेंस ऑफ ड्रग बाय लैक्रिमेशन एंड नेज़ोलैक्राइमल ड्रेनेज। अगर नेज़ोलैक्राइमल ड्रेनेज की वजह से नाक से भी निकल जाती कई बार ड्रग, ठीक है, आंसू से, नाक से अगर इनसे ड्रग निकल रही है तो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, तो बायो अवेबिलिटी कहाँ से आएगी, आएगी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, बैरियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। देखो, भले माना मैंने ड्रग को देना है आंख में, पर डिपेंड करता है ना कि सॉल्युबिलिटी क्या है, पीएच क्या है, पीके क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, उसी भी यहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्ब होता है, फर्दर एक्शन आता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन पीके ऑफ ड्रग, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर ड्रग आयोनाइज है, अनआयोनाइज है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि अनआयोनाइज फॉर्म जो होता है ना ड्रग का, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, रेडियली परमिएट हो जाता है, अंदर चला जाता है, रेडियली एब्जॉर्ब हो जाता है, बट आयोनाइज फॉर्म नहीं हो पाता। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पर भी डिपेंड करता है कि वो अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, लाइक पीएच, पार्टीशन कोफिशिएंट, पीकेए एंड ड्रग परमिएबिलिटी, आयोनाइजेशन, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, डिपेंड करता है सब पे। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखो, हमारी आंख में जो कॉर्निया होता है ना, आउटर बल्जिंग पार्ट, वो होता है नेगेटिव चार्ज का। और अगर हमारा कॉर्निया नेगेटिव चार्ज है ना, तो हमें ड्रग देनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज वाली, ताकि वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर लिखा है कॉर्नियल एपिथेलियम बियर्स अ नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई केटाइनिक स्पीसीज जो होती है ड्रग की, वो फटाफट पेनिट्रेट कर जाती है, पॉजिटिव चार्ज वाली ड्रग फटाफट पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट इज लिपोफिलिसिटी। आप सभी ये जानते हैं कि जितना ड्रग जो है ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर का होगा, उतना ही ड्रग जो है इजीली परमिएट हो जाएगा, पर ऐसा हर जगह नहीं होता, ध्यान से देखना। आउटर मोस्ट कॉर्नियल एपिथेलियम इज टेंड्स टू परमिएट लिपोफिलिक ड्रग। जो आउटर मोस्ट आपका कॉर्नियल एपिथेलियम है ना, वो कह देगा लिपोफिलिक ड्रग को कि आ जाओ, पर इनर स्ट्रोमल लेयर ऑफ कॉर्निया, अगर मैं बात करूं इनर स्ट्रोमल लेयर ऑफ कॉर्निया की, तो वहां पर सिर्फ हाइड्रोफिलिक ड्रग ही आएगा। तो ध्यान रखना, अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रग का नेचर जो है काम आता है। आउटरमोस्ट कॉर्नियल एपिथेलियम इज टेंड टू परमिएट ओनली लिपोफिलिक ड्रग, वेयरएज इनर स्ट्रोमल लेयर ऑफ कॉर्निया परमिएट हाइड्रोफिलिक ड्रग। तो जो एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है आपके पार्टीशन कोफिशिएंट की, वो होनी चाहिए 2 to 4 ODDS की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइनल और लास्ट, मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज ऑफ ड्रग। तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 500 डेल्टन से कम होना चाहिए, तब जाके आपकी ड्रग जो है रेडियली एब्जॉर्ब हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी, और डायमीटर जो है 2 nm से कम होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात हो गई, साइज की बात हो गई, 2 nm से कम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया सा फ्लो चार्ट बता रखा है कि सबसे पहला बैरियर कौन सा आता है। मान लीजिए मैं ड्रग जो है आंखों में डालने वाला हूँ, ये मेरी ड्रग है, इसको मैं आंखों में डालने वाला हूँ। तो ड्रग जब आंखों में जाएगी तो सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, फिर दूसरा बैरियर क्या है, फिर तीसरा बैरियर क्या है, फिर चौथा बैरियर क्या है। तो बैरियर को लाइन से अरेंज किया है। सबसे पहला बैरियर जो आता है वो आता है टीयर फिल्म बैरियर, आंसू आ जाते हैं। फिर कॉर्नियल बैरियर, फिर कंजक्टिवल बैरियर, फिर ब्लड एक्वस बैरियर, फिर ब्लड रेटिनल बैरियर। ये तरह के बैरियर आते हैं लाइन से ड्रग के परमिएशन में। इधर से इधर ड्रग जो है परमिएट हो रही है, तो ड्रग के परमिएशन में ये सारे बैरियर्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कि इतने तरह के बैरियर पढ़ ले, चलो इनको बचने का तरीका पढ़ें कि कैसे हम हमारी ड्रग को अंदर पहुँचाएं। तो सबसे पहला है इंजेक्शन लगा दो, जहाँ पर लगाना है एग्जैक्ट उसी साइट, उसी जगह पर इंजेक्शन लगा दो। Using alternate delivery route, injection to the eye allow for more direct access to intended drug target site। सीधी सी बात है, पर्टिकुलर टारगेट पे लगा दो। दूसरा, NDDS बना लो, जैसे माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, लाइपोसोम, नायोसोम। जब आप NDDS बना लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो बेटर परमिएबिलिटी, बेटर ट्रीटेबिलिटी, ड्रग का जो रिलीज होगा वो भी सस्टेन रिलीज होगा। ठीक है, एक्शन भी अच्छा आएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। या फिर आप माइक्रोनीडल, हाइड्रोजेल, कॉन्टेक्ट लेंस, इंसर्ट इम्प्लांट, इन सब का यूज़ ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिखा है नीचे कंट्रोल रिलीज में। ठीक है, आगे चलते हैं।
आप अल्टरनेट ड्रग डिलीवरी रूट्स को ट्राई कर सकते हैं, जिसे आप दे सकते हैं इंट्राविट्रल इंजेक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिलीवर द ड्रग डायरेक्टली इनटू विट्रस ह्यूमर, जिसमें हमने क्या करा, कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों को अवॉइड कर दिया, ये दोनों बैरियर को अवॉइड कर दिया। सीधा इंजेक्शन के थ्रू हमने हमारी ड्रग को डिलीवर कर दिया विट्रस ह्यूमर में। पर इस केस में क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना, कैटरेक्ट आर द एडवर्स इफेक्ट, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या करा, इंट्राविट्रल इंजेक्शन से ड्रग को डिलीवर कर दिया डायरेक्टली विट्रस चैम्बर में, जिसकी वजह से हम दो बैरियर से बच गए, कॉर्निया और स्क्लेरा। बट इस कंडीशन में कैटरेक्ट जो है एक एडवर्स इफेक्ट की तरह यहाँ पर शो हो सकता है। उसके बाद है आपका सब कंजक्टिवल इंजेक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हियर ड्रग इज डिलीवर्ड बिनीथ द कंजक्टिवल मेम्ब्रेन टू रीच स्क्लेरा। ड्रग को हम कहाँ पर डालते हैं, बिनीथ द कंजक्टिवल मेम्ब्रेन। क्यों, ताकि वो स्क्लेरा तक पहुंच जाए। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो आईवीआई से कम है। ये जो आईवीआई था ना, इससे इसका साइड इफेक्ट कम है, मतलब जो सब कंजक्टिवल इंजेक्शन है इसका साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू आईवीआई। देन नेक्स्ट इज इंट्राकैमरल इंजेक्शन। इट इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर एंटीरियर सेगमेंट प्रोसीजर। अगर हमारी आंखों में जो एंटीरियर सेगमेंट है वहाँ पर अगर हमें कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दो, तो अगर हमें कैटरेक्ट सर्जरी करनी है तो कैटरेक्ट सर्जरी में आपको काम आता है इंट्राकैमरल इंजेक्शन, जो कि एफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स को डिलीवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से साइट ऑफ एक्शन पे। ठीक है, और भी कई तरीके हैं। आप प्रो ड्रग बना लो। प्रो ड्रग आपको पता है कि शुरू में इनएक्टिव होती है, बाद में जाके एक्टिवेट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो डिपिवेफिन इज ए प्रो ड्रग ऑफ एपिनेफ्रिन। ठीक है, एंड इट एग्जिबिट बेटर कॉर्नियल पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए एपिनेफ्रिन जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा था कॉर्निया को, तो हमने क्या कर दिया, एपिनेफ्रिन का प्रो ड्रग बना दिया जिसका नाम है डिपिवेफिन। ये जो डिपिवेफिन है ना, ये कॉर्निया को क्रॉस कर लेगा और अंदर जाके एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद है पेनिट्रेशन एनहांसर। देखो, कई तरह के पेनिट्रेशन एनहांसर आप यूज कर सकते हैं, जैसे चीटोसेन। चीटोसेन इज फाउंड टू बी सुटेबल फॉर ऑक्यूलर ड्रग सॉल्यूशन एंड जेल्स ड्यू टू इट्स बायोएडेसिव एंड परमेबिलिटी एनहांसिंग प्रॉपर्टी। आप चीटोसेन को यूज़ करिए पेनिट्रेशन एनहांसर के रूप में। इसकी बायोएडेसिव प्रॉपर्टी अच्छी है, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी है, तो इसकी वजह से ये अच्छे से पेनिट्रेट करवा देगा ड्रग को। तो पेनिट्रेशन एनहांसर यूज़ कर सकते हैं, प्रो ड्रग यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं जैसे इंट्राविट्रल इंजेक्शन, सब कंजक्टिवल इंजेक्शन, इंट्राकैमरल इंजेक्शंस, और आप माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, लाइपोसोम, नायोसोम, हाइड्रोजेल, कॉन्टैक्ट लेंस, इंसर्ट, इम्प्लांट, माइक्रोनिडल, इन सबको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बैरियर से बच सके। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप विस्कोसिटी एनहांसर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आँख है, आँख में अगर ड्रग विस्कस होगा, लगा रहेगा, आंसुओं से नहीं निकलेगा, लगा रहेगा, तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि वो कांटेक्ट में रहेगा। और अगर वो कांटेक्ट में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आपने विस्कोसिटी अच्छी रखी तो विस्कोसिटी अच्छी रखने की वजह से उसका एलिमिनेशन जो है स्लो हो जाएगा। क्या वो निकलेगा क्या फटाफट? नहीं निकलेगा, गाढ़ा है भाई, विस्कस है, निकलेगा ही नहीं। और वहाँ पर रेजिडेंस टाइम उसका ज़्यादा रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, और कांटेक्ट में रहने की वजह से ड्रग का पेनिट्रेशन होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर यूज्ड एज ए विस्कोसिटी एनहांसर। उसके बाद माइक्रो इमल्शन हो गया, लाइपोसोम हो गया, जो कि आप यूनिट 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनडीडीएस में। ये सारा आप पढ़ चुके हैं। नायोसोम्स हो गया, नैनो पार्टिकल हो गया, नैनो स्पीयर, नैनो सस्पेंशंस। उसके बाद आपको ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन यहाँ पे दे रखा है। आपको पता है कि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो है सही से काम नहीं कर रहे थे, तो हम ओडीडीएस पे शिफ्ट हुए। तो ये कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के बारे में बता रखा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रखे। रीड आउट कर लेना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जो खास था, जो मेन था वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है द रिसेंट फॉर्मुलेशन ट्रेंड दैट आर करेंटली बीइंग एक्सप्लोर आर एस फॉलोज। अब जो रिसेंट फॉर्मुलेशन है वो क्या क्या है, जैसे कि पॉलीमरिक सॉल्यूशन हो गया। अब ये पॉलीमरिक सॉल्यूशन हम क्यों बनाते हैं? टू इंक्रीज द कॉर्नियल ड्रग पेनिट्रेशन। सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, बैरियर को क्रॉस करके साइड ऑफ एक्शन तक ड्रग पहुंचानी है। तो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑक्यूलर पेनिट्रेशन एनहांसर, ये जो एजेंट होते हैं इंक्रीज कर देते हैं बायो अवेबिलिटी ऑफ टॉपिकली अप्लाइड पेप्टाइड एंड प्रोटीन। जो पेप्टाइड है, जो प्रोटीन है, जो कि हम टॉपिकली अप्लाइड कर रहे हैं आंखों पे, उसकी बायो अवेबिलिटी बढ़ाने का काम होता है ऑक्यूलर पेनिट्रेशन एनहांसर। नाम से पता लग रहा, पेनिट्रेशन एनहांसर, पेनिट्रेट करने के लिए आंखों में।
पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूसर्ट्स। और ये जो ऑक्यूसर्ट्स होता है कभी कभी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो एक बार देख लो। ये जो ऑक्यूसर्ट्स होते हैं या फिर आप बोल लो ऑक्यूलर इंसर्ट्स होते हैं आर डिफाइंड एज अ स्टेराइल प्रिपरेशन। सबसे पहले तो ये स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल होती है। दूसरा, मल्टी लेयर्ड होती है, सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है। ये इस तरह की डिवाइस है जो कि हम प्लेस करते हैं कहाँ पर, कंजक्टिवल सेक में, जिसको बोलते हैं कल डी सेक। ठीक है, कल डी सेक, जिसका साइज और शेप जो है स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि वो ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशन में काम आ सके। आई रिपीट, ऑक्यूसर्ट्स या फिर ऑक्यूलर इंसर्ट ये एक तरह का स्टेराइल प्रिपरेशन होता है जो कि मल्टी लेयर्ड होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकता है। ये इस तरह के डिवाइस होते हैं जो कि हम कंजक्टिवल सेक में प्लेस करते हैं और इसकी साइज और शेप जो है इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में काम आ जाए। यहाँ पर मैंने बात करी हुई है कि ये जो ऑक्यूसर्ट्स होते हैं ये डिलीवर करते हैं जो आपके ड्रग होता है उसको कांस्टेंट रेट से बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म। देखो सीधी सी बात है, ऑक्यूसर्ट्स हैं तो ड्रग तो जो है कांस्टेंट रेट से ही डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा काम करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्यूसर्ट्स इंक्रीज कॉर्नियल कॉन्टेक्ट टाइम। और मैंने आपको बोला कि जितनी ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, बायोअवेबिलिटी अच्छी आएगी। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्शन भी अच्छा आ रहा है, बायोअवेबिलिटी भी अच्छी आ रही है। एग्जाम्पल की बात करूं, पिलोकार्पिन ऑक्यूलर थेरेपेटिक सिस्टम। उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है जनरली ऑल टाइप ऑफ ऑक्यूसर्ट्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो सेंट्रल ड्रग रिजर्वायर, अब नाम से पता लग रहा है ड्रग रिजर्वायर मतलब ड्रग यहाँ पे भर भर के है, धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। उसके बाद है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। आपको पता है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन क्यों यूज़ करी जाती है, ताकि ड्रग जो है इसमें से धीरे धीरे रिलीज होती जाए। नाम से पता लग रहा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करने वाली मेम्ब्रेन। तो एक तो हो गया सेंट्रल ड्रग रिजर्वायर मतलब ड्रग भर भर के है, एक हो गया रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो कि ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करती है, और एक हो गया एन आउटर एनुअल रिंग मेंट फॉर इजी हैंडलिंग। ईजी हैंडलिंग के लिए एक आउटर हमने एनुअल रिंग लगा रखी है, तो ये इसका डायग्राम होता है। ठीक है, फिर आपको बता रखा है ऑप्थेल्मिक इंसर्ट जो होते हैं 3 तरह से होते हैं, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, बायोरेडेबल। देख लेना, ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है, नाम तीनों लिख देना बस। इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बायोरेडेबल होते हैं, इतना सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, एडवांटेज दे रखे हैं ऑक्यूलर इंसर्ट्स के या ऑक्यूसर्ट्स के, ये 5 में अलग से आता है, तो फिर आपको इसका डायग्राम भी बनाना है, इसके बारे में भी बताना है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने अच्छे खासे आपको दे रखे हैं, फॉर्मुलेशन भी बता रखी है ताकि 5 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो इंक्रीज ऑक्यूलर रेजिडेंस। देखो ज़्यादा टाइम तक कॉन्टेक्ट में रहेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा बायोअवेबिलिटी आएगी। ठीक है, और यहाँ से जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होता है क्योंकि यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, तो कॉन्स्टेंट रेट से ड्रग रिलीज होगा, ये मैंने आपको बता दिया। एक्यूरेट डोजिंग है, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। अभी होता क्या था, पहले जो हम दवाई देते थे ना, जैसे आई ड्रॉप डाली मानो, अब वो आंखों में से क्या हो जाती थी, नाक में चली जाती थी नेजो लैक्राइमल सिक्रीशन से। ठीक है, तो एक तरह का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो गया है ना पुराने ज़माने में, मतलब कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में, पुराने ज़माने में नहीं, जो हमारे पुराने डोजेस फॉर्म में उस टाइम की बात कर रहा हूँ। पर अभी के टाइम क्या हो रहा है, हम जो ऑक्यूसर्ट्स दे रहे हैं वो सिस्टमिक में नहीं जा रहा, वो एक पर्टिकुलर एक लोकल एक्शन दे रहा है, और लोकल एक्शन ही उन्हें चाहिए था हमें। ठीक है, वही ये काम कर रहा है, साइड इफेक्ट भी कम है, शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ प्रिजर्वेटिव दस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन। प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं है तो सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी ही नहीं आंखों में, आंख बड़ी सेंसिटिव है हमारी। ठीक है, तो सब चीज देखनी पड़ती है। फिर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं ऑक्यूसर्ट्स के या ऑक्यूलर इंसर्ट्स के। देखो यहाँ पर तो अच्छे से फेंका हुआ है, देखो बायो स्टेबल होना चाहिए, बायो कंपेटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए। हम जो आंखों में लगा रहे हैं ऑक्यूसर्ट्स, क्या वो हमें कैंसर कर दे? नहीं। क्या वो हमारे लिए टॉक्सिक हो? नहीं। क्या वो बायोस्टेबल हो? बिल्कुल, वो बायोस्टेबल हो, हमारी बॉडी में जाके खराब ना हो, हमारी बॉडी के किसी चीज़ को खराब ना करे। तो दे आर मस्ट बी बायोस्टेबल, दे मस्ट बी बायोकम्पेटिबल, they are non-toxic and non-carcinogenic, and they release the drug at a constant rate. They are non-immunogenic and non-mutagenic. क्या वो हमारी बॉडी में जाके म्यूटेशन करे? नहीं नहीं। क्या वो हमारी बॉडी में जाके इम्यून सेल से डिस्टर्ब करे? नहीं। तो नॉन इम्यूनोजेनिक, नॉन म्यूटाजेनिक, नॉन टॉक्सिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, and biostable and biocompatible, and they release the drug at a constant rate.
गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अच्छे मजबूत हो, ऐसा नहीं कि जल्दी टूट जाए। ईजिली स्टरलाइजेबल, अच्छे से स्टरलाइल कर सकें, बहुत आसानी से स्टरलाइल हम कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग इसकी ईजी है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इसमें हम बहुत तरह की ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट इंटरफेयर विथ विज़न, हमारे देखने से भी ये जो आंखों में हम लगा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखों का विज़न भी ख़राब नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करता विज़न के साथ। अब इसके फॉर्मुलेशन मेथड दे रखे हैं, ये देखो कितने अच्छे पॉइंट्स हो गए ना सारे। इसके फॉर्मुलेशन मेथड दे रखे हैं, जैसे आपका सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड हो गया, ग्लास सबस्ट्रेट टेक्निक हो गई, मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्निक हो गई। अब मैं आपको एक मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्निक बता देता हूँ, वैसे तो काम नहीं आएगी फिर भी सुन लो। सबसे पहले जो ये मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्निक होती है ना, ये सॉल्वेंट कास्टिंग टेक्निक की, या फिर आप बोल लीजिए सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड का एक अल्टरनेटिव मेथड है, मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को। इस प्रोसेस में हम लेते हैं पॉलीमर और कुछ अदर कंपोनेंट, जिनको हम करते हैं मेल्ट। देखो यहाँ पे लिखा है कि हमने लिया पॉलीमर या फिर कुछ अदर कंपोनेंट जिसको हमने किया मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद हम उसे पास कराते हैं एक डाई से, ताकि फिल्म प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे हमने लिया पॉलीमर, पॉलीमर के साथ हमने लिए अदर कंपोनेंट, उसको हमने करा मेल्ट, उसको हमने पास कराया डाई से, ताकि एक फिल्म जो है प्रिपेयर हो जाए। और ये जो फिल्म प्रिपेयर होती है इसको हम अपने अकॉर्डिंग ट्रिम कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज नॉट फॉर थर्मोलायबल सब्सटेंस, ये जो अप्रोच होती है मेल्ट एक्सट्रूजन, ये थर्मोलायबल सब्सटेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत इजी थ्योरीज हैं, बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेज हैं, और इसके डायग्राम है, इसमें क्या क्या होता है वो है, और ऑक्यूसेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन है। आई थिंक 5 मार्क्स के लिए ये तो सफिशिएंट है। अब ये आपका हो गया है पूरा ऑप्थेल्मिक वाला पार्ट। अब चलते हैं इंट्रा यूटेराइन पे। देखो IUD, देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अरे सर अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, हमने पहले कहाँ पढ़ लिया। अरे IUD आपने पढ़ा हुआ है, आपने HAP में पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना, हाँ वो तो अच्छे से याद रहेगा। तो बेटा रिप्रोडक्शन रोकने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो IUD है। ठीक है, ये आपका स्पर्म, हाँ सर हमारा ही है, और ये उनका ओवम। अब ये किन का है वो तो आप ही को पता है, सबका अपना अपना। तो ये ओवम है, ये स्पर्म है, इनके मिलन को रोकना है। क्यों सर? अरे भैया शादी के बाद मिलन अच्छा है, पहले मिलन अच्छा नहीं है इनका, तो इनके मिलन को रोकना है, तो उसके लिए यूज़ करो IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये क्या करते हैं, ये जो है फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, स्पर्म और ओवम के मिलने को रोकते हैं। आई रिपीट, ये जो आपका स्पर्म है, ये जो आपका ओवम है, अगर ये मिल जाए तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन, फिर तो बच्चा होना है। तो इसके मिलन को रोकना है, और इसके मिलन को रोकने के लिए वी यूज IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो यहाँ पर लिखा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUD is a small object which is placed in the uterus through the cervix route to avoid pregnancy। महिलाओं में cervix route के थ्रू हम यूटेरस में लगा देते हैं IUD। आई रिपीट, फीमेल्स में सर्विक्स रूट के थ्रू हम यूटेरस में लगा देते हैं IUD को, जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। कैसे प्रिवेंट करता है? इस बेचारे स्पर्म को, इस बेचारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिल नहीं पा रहा ना आगे जाके, तो इस बेचारे स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देता। बताओ कितना बुरा आदमी है, बीच का बैरियर है, ना ये मिलने देगा ना ये बच्चा होने देगा। ठीक है, द IUD कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय पुलिंग स्ट्रिंग जेंटलिंग यूजिंग फोर्सेप्स। देखो ये जो फोर्सेप्स होता है ना, इससे आप इजीली IUD को निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, IUD में एक थ्रेड होता है इस तरह से। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप देखो, चाहे हार्मोनल रिलीजिंग IUD हो, चाहे कॉपर रिलीजिंग IUD हो, दोनों में आपको थ्रेड दिख रहा है, नीचे धागा दिख रहा है लटका हुआ। तो ये IUD जो है इजीली यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड। ठीक है, द IUD कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय पुलिंग द स्ट्रिंग जेंटली यूजिंग फोर्सेप्स। इस फोर्सेप की मदद से ऐसे पिक करके निकाल सकते हैं। ये एक्सपर्ट डॉक्टर नर्सेस करती है, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, पता लगा कल को आप एक्साइटेड हो जाओ कि नहीं यार अब तो मैं कर लूँगा, फोर्सेप मेरे हाथ में, लाओ निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेस। चलो, द इफेक्टिवनेस ऑफ IUD एज अ बर्थ कंट्रोल इज कंसिडर्ड टू बी 99.2 to 99.9%।
अप्रोक्सीमेटली 100%, पर कोई ना कोई लकी विनर होता है जिसको आईयूडी लगाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उसका स्पर्म इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि वो रुकता ही नहीं आईयूडी से। ठीक है, ये आईयूडी बहुत कोशिश करती है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं ना, तो आईयूडी कई तरह की कोशिश करती है। पता है आईयूडी क्या क्या करती है? ये आईयूडी जो है अलग अलग तरह की होती है, जैसे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, और भी कई तरह की होती है, हार्मोनल, कॉपर, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, कई तरह की आईयूडी होती है। और ये जो आईयूडी क्या करती है, ये स्पर्म को इनएक्टिवेट कर देती है, स्पर्म की मोटिलिटी को ख़त्म कर देती है, मूवमेंट को ख़त्म कर देती है, स्पर्म के लिए एनवायरमेंट अनसुटेबल बना देती है कि वो पहुंच ही नहीं पाए, रास्ता खराब कर देती है। फिर भी कोई स्पर्म अगर पहुंच जाए तो वो सच्चा प्यार है। ठीक है, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, फिर भी एक याद रखने का तरीका हो गया कि 100% तो नहीं है, 99.2 से लेकर 99.9% तक आईयूडी लगाने के बाद प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। फिर भी 100% तो हम श्योर नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भैया आईयूडी अगर फीमेल ने लगा ली तो आप एसटीडी और एड्स से बच जाओगे। एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वन ऑफ द एसटीडी, इनसे आप नहीं बच सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आईयूडी प्रोवाइड जीरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। ठीक है, अब देखो आईयूडी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देगा। कई तरह की आईयूडी होती है, जैसे मैं बात करूँ अगर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कॉपर रिलीजिंग, मतलब इस तरह की आईयूडी जो कि कॉपर को रिलीज करती है। अब जब ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर को रिलीज करेगी ना, कॉपर आयन को जब रिलीज करेगी, तो ये कॉपर आयन जो होते हैं स्पर्म के लिए टॉक्सिक साबित होते हैं, स्पर्म को मारने का काम करते हैं। तो ये आईयूडी जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है किस तरह से काम करती है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है कॉपर को रिलीज करती है, और ये कॉपर जो है स्पर्म के लिए टॉक्सिक होते हैं। ना रहेगा स्पर्म, ना करेगा वो फर्टिलाइजेशन, ना मिलेगा वो ओवम से। कुछ होती हैं हार्मोनल आईयूडी, ये क्या करती है? ये हार्मोनल आईयूडी जो होती है ये आपके म्यूकस को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी वेजाइना है, ये फेलोपियन ट्यूब है ना, इस तरह से वेजाइना बनी हुई है। तो यहाँ पर जब स्पर्म आएगा, तो ये स्पर्म आया तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस ही म्यूकस, म्यूकस ही म्यूकस हो गया, तो स्पर्म के लिए रास्ता ही नहीं है, स्पर्म के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो म्यूकस ही इतना कर दिया, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बना दिया, तो बेचारा स्पर्म निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि ये थिक कर देती है आपके सर्वाइकल म्यूकस को और इनहिबिट कर देती है स्पर्म की मूवमेंट को, उसकी वायबिलिटी को। स्पर्म की मूवमेंट रुक गई, स्पर्म की वायबिलिटी रुक गई, आगे का रास्ता खराब हो गया। ये सारा काम है हार्मोनल आईयूडी का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ आईयूडी की, क्या क्या एडवांटेज होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के, तो सबसे पहला लॉन्ग लास्टिंग। एक बार लगाया आईयूडी, टेंशन खत्म। अब भले कितना ही आप अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पर्म तो एक्टिवेट ही नहीं रह पा रहा, स्पर्म तो फर्टाइल ही नहीं रह पा रहा, स्पर्म तो मोटाइल ही नहीं रह पा रहा, स्पर्म तो वायाबल ही नहीं रह पा रहा, स्पर्म जो है ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा फेलोपियन ट्यूब तक, स्पर्म जो है फर्टिलाइज ही नहीं कर पा रहा एग को। बहुत तरीके से लिख सकते हैं, पर ये रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब कि अगर आपने आईयूडी निकाल दी तो वापस फीमेल जो है फर्टाइल हो जाएगी। ये एक तरह का प्राइवेट मेथड है, डिस्क्रीट मेथड है, एक यूनिक मेथड है, अलग से मेथड है, हाईली इफेक्टिव मेथड है, सेफ है। इसका इनिशियल कॉस्ट जरूर हाई है, जब इसको लगाओगे ना आईयूडी को तो पैसा तो लगेगा, पर बार बार इसको निकालने की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार लगा लो, आपका काम चलता रहेगा, तो इसलिए ये कंसिडर किया गया है कॉस्ट इफेक्टिव। ये कन्वीनियंट है, इसको रैपिडली रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारा मन खत्म हो गया कि नहीं अब तो यार बच्चा करना है, तो हटा दो आईयूडी, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हमें लंबे टाइम तक बेबी नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में एज ए बर्थ कंट्रोल बहुत ही अच्छा काम करता है आईयूडी। इट डज नॉट कोज एनी इफेक्ट इन ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें कोई ये इफेक्ट नहीं करेगा। इट डज नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल लाइफ, उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इट डज नॉट अंडरगो एनी ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि आईयूडी का कोई दिक्कत नहीं है। आईयूडी का ऐसा नहीं है कि ड्रग इंटरेक्शन करेगा या ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत करेगा या सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत करेगा, ये कोई इंटरफेयर नहीं करता, ये बस स्पर्म को दिक्कत करता है। ठीक है, द यूजर हैज़ नो बोदरेंस टू रिमेंबर अबाउट इट। बार बार ऐसा भी नहीं है कि यार जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स से तो हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है, पर इसमें आईयूडी लगाई तो ऐसे बार बार परेशानी वाली बात नहीं है। द यूज़र हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, देयरफॉर यूज़र रिलेटेड एरर आर रिड्यूस।
अब जैसे मान लीजिए हमने बोला है सभी को कि हम दो हमारे दो, ये जो स्लोगन निकले थे उसमें हमने बोला था कि ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शंस, मल्टीपल सेक्स पार्टनर अगर आप कर रहे हैं, तो ये सब पब्लिक की हेडक थी कि यार हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ध्यान रखना है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं करने। अब यहाँ पर आईयूडी हो गया ना, तो यहाँ पर हमें हेडक नहीं है इतना, क्योंकि अगर आपका इंसेमिनेट हो भी जाता है, गलती से भी प्रीकम से भी इंसेमिनेट हो जाता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अंदर आईयूडी है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द हार्मोनल साइकिल। आईयूडी लगाने से आपकी हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी। इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल वुमेन अवॉइडिंग पिल। देखो पिल खाने से तो बहुत दिक्कत है, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पूरा पीरियड बिगड़ जाता है। तो अगर किसी को पिल अवॉइड करना है तो आईयूडी लगा सकता है, ठीक है। तो आईयूडी बहुत सही चीज़ है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, ड्रग इंटरेक्शन नहीं करवा रहा, सेक्सुअल लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, हार्मोनल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पिल्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट रूट है। अगर इसके फेलियर रेट की बात करूँ तो सिर्फ 1 से 2% चांसेस है इसके फेलियर होने के, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसको बोलते हैं मिरेना, इज सुटेबल फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये बहुत ज़्यादा सुटेबल साबित हुई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो आप ये वाली आईयूडी लगाइए, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज, दिक्कत तो है, इतने सारे फायदे देख लिए तो अब दिक्कत भी देख लो। इम्प्रॉपर इंसर्शन ऑफ आईयूडी लीड्स टू यूटेरस परफोरेशन। अगर आपने किसी ऐरे गहरे डॉक्टर से या लेस एक्सपर्ट या लेस एक्सपर्ट नर्स से अगर आपने आईयूडी को इंसर्ट करवाया, रिस्क लिया, तो उस कंडीशन में यूटेरस फट सकता है आपका, बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल शुड ओनली इंसर्ट एंड रिमूव इट। अगर आपको लगाना है या आपको निकलवाना है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड मेडिकल स्टाफ, ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, और वी कैन से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो भी ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड ही इस काम को करेगा। इन द फर्स्ट 3 to 6 months द यूजर अंडरगो लॉन्गर, हेवियर एंड समटाइम पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देखो इस लाइन का मतलब सीधा सा है कि किसी भी महिला ने अगर आईयूडी लगवाया है यूट्रस में सर्विक्स के थ्रू, तो स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने में उसको लॉन्गर, हेवियर और पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज़्यादा ना सोचे। समटाइम स्पॉटिंग एंड लाइट ब्लीडिंग अकर इन बिटवीन पीरियड्स। पीरियड्स के बीच में भी कभी कभार उनको लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग मतलब खून के कुछ धब्बे देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल ही कहलाएगी और ये समय के साथ नॉर्मल होती जाएगी, ठीक है। इतना सोचने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप आईयूडी यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सारे दिक्कत वाली बातें हैं, डिसएडवांटेज है। यूज़ ऑफ लेवोनोगेस्ट्रेल may result in unpredictable bleeding lasting for about 4 months of use। अगर आपने आईयूडी यूज़ किया है, लेवोनोगेस्ट्रेल भी एक तरह का आईयूडी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उस कंडीशन में भी 4 महीने तक आपको दिक्कत हो सकती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन ड्यूरेशन, पर समय के साथ सब सही हो जाएगा, जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी वो भी कम होती जाएगी। इन द इनिशियल फर्स्ट ईयर अराउंड 20% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अलग अलग कंडीशन है, देखो किसी में ब्लीड ज़्यादा हो रहा है, हैवी हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, किसी में हो ही नहीं रहा है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं। और भी साइड इफेक्ट हैं, हेडेक होगा, मूड स्विंग होगी, नोजिया होगा, बैक पेन होगा, ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा। तो ये सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और आईयूडी की वजह से पीआईडी भी हो सकता है। अब ये पीआईडी क्या है? आईयूडी तो चलो समझ में आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो आईयूडी की वजह से पीआईडी भी हो सकता है। पीआईडी स्टैंड्स फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, फिर माँ कभी माँ बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। तो कुछ अच्छी बात है तो कुछ बुरी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि कई तरह की आईयूडी होती है, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब देखो 1 by 1 देखते हैं, और ये आईयूडी को हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ आईयूडी डिपेंडिंग ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किस तरह से आईयूडी अपना काम कर रही है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अपने काम कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने आईयूडी को 3 तरह से क्लासीफाई किया है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की। तो ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है या मेटल ऑब्जेक्ट्स की बनी होती है, जो कि यूट्रस में प्लेस की जाती है। ये किस तरह से काम करती है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी किस तरह से काम करती है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी वर्क बाय मॉड्यूलेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ यूटेरस। देखो सीधी सी बात है, ये यूटेरस है,
ये स्पर्म आ रहा है। अगर इस स्पर्म को सुटेबल इन्वायरमेंट मिला तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। पर इस स्पर्म को सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं देना है, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देना है। जब स्पर्म यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो अंडे से क्या ही मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, यूट्रस का इन्वायरमेंट मॉड्यूलेट कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किस तरह से करते हैं, दे कोज अ स्टेराइल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग अ माइनर डिग्री टिश्यू इंजरी। ये क्या करते हैं, ये टिश्यू को इंजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर टिश्यू को इंजर कर रहे हैं? हाँ भाई, ध्यान से सुनो। ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है, ये टिश्यू को इंजर कर देती है, टिश्यू इंजरी कर देती है। अब अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ इंजर होता है, खराब होता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो इम्यून सेल आ जाती है। इम्यून सेल नेता है, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, आ गई, है ना। और अगर इम्यून सेल यूटेरस के पास आ गई और उसी टाइम स्पर्म आया, तो ये इम्यून सेल को पता लग गया कि भैया ये तो फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी का है ही नहीं, चलो इसको खत्म करें। तो इस तरह से इम्यून सेल से खत्म करवा देती है हमारी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी स्पर्म को। कितना दिमाग से काम हो रहा है देखो। एग्जाम्पल की बात करूं तो लिप्स लूप, ये बेस्ट एग्जाम्पल नॉन मेडिकेटेड का। उसके बाद है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये तो मैंने आपको बता दिया, कॉपर रिलीज करके स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है। बस उतना ही काम है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। इसके एग्जांपल यहाँ पर है CUT CU7 मल्टीलोड 375। उसके बाद है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो ये देखो हार्मोन को रिलीज करती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी बाय मेकिंग द सर्विक्स होस्टाइल, मतलब कि सर्विक्स को अनफेवरेबल बनाना। एक तो मान लीजिए स्पर्म आ रहा है, रास्ता एकदम खुला है, सर्विक्स एकदम खुला है कि भैया आओ, तो वो तो अंदर चला जाएगा। अब मान लीजिए सर्विक्स को बेकार रास्ता बना दिया, म्यूकस भर दिया या और भी कोई प्रॉब्लम कर दी, तो ये स्पर्म यहाँ से जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म अंदर जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, कैसे कैसे नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसको म्यूकस वाला बना दिया, उसको थिक बना दिया, उसको स्टिकी बना दिया, जिसकी वजह से स्पर्म विल नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके एग्जाम्पल हो गए LNG-20 और प्रोजेस्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉपर्टी के एडवांटेज दे रखे हैं, डिसएडवांटेज दे रखे हैं, हार्मोनल के एडवांटेज दे रखे हैं, वही सारी बातें हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दी। ये देखो एग्जैक्ट ये होती है, इस तरह से लगी होती है। ठीक है, ये वो स्ट्रिंग की बात कर रहा था ना मैं, कि इसको खींच लेते हैं, इसको निकाल देते हैं, और इसको एक्सपर्ट डॉक्टर नर्सेस ही लगाती है, क्योंकि अगर ये गलत लग गया तो फिर ये यूट्रस को फाड़ सकता है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। इनके डायग्राम याद रखना। हार्मोनल और कॉपर में देखो, कॉपर में आपको इस तरह से स्पाइरल दिख रहा है, हार्मोनल में नहीं दिख रहा ना, तो ये डायग्राम बना के आना दोनों, है ना। चलो आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं कि कौन सी महिलाओं को इसको नहीं लगवाना चाहिए। तो जिसको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है ना, उसको नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही इसकी वजह से और इरेगुलर ब्लीड होगा। या किसी को पेल्विक इन्फेक्शन है तो उसको भी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आईयूडी की वजह से PID होने चांसेस हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब किसी महिला को पहले से ही पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो उसको आईयूडी थोड़ी ना देंगे हम लगाने के लिए। तो एक तो इरेगुलर ब्लीडिंग है, उसको मना कर दो आईयूडी का। जिसको पहले से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है उसको भी मना कर दो। और किसको मना कर सकते हैं भाई, जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पहले से होता है, पहले से उसको दर्द भरा, बहुत ही दर्द भरा पीरियड्स आते हैं, तो फिर उसको पहले से मना कर दो। या किसी को आ ही नहीं रहे सही से, तो उसको भी मना कर दो। किसी का यूटेरस छोटा है, एबनॉर्मल शेप का है, तो उसको भी मना कर दो। किसी को कैंसर के चांसेस हैं, या फिर ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसको भी मना कर दो। तो ये सारी कंडीशन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली, कि किन फीमेल्स को हमें मना करना होता है कि नहीं भैया आपके लिए आईयूडी नहीं बनी हुई है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट वाला पार्ट, कि यार आईयूडी आई कैसे मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बस एकदम ही लॉन्च कर दी आईयूडी। पहले बहुत सारी बातें हुई होगी ना यार, कि यार आईयूडी को लाना है। पहले लोगों के दिमाग में कैसे आया कि ये आईयूडी है क्या, इसको बनाएं कैसे। प्रेगनेंसी रोकने के चलो प्रोटेक्शन तो अभी है, नॉर्मल है, पर ये आईयूडी का दिमाग में आइडिया आया कैसे, उसके बारे में जानते हैं। देखो टॉपिक का नाम ही यही है, डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इसकी हिस्ट्री तो अभी तक अनक्लियर है, फिर भी अगर मैं बताऊं तो प्रायर टू 20th सेंचुरी ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं था कि हम किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को लगा के, जैसे फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में हम सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में लगा रहे हैं ना आईयूडी, तो वो आईयूडी क्या है, फॉरेन पार्टिकल ही है, एक तरह से फॉरेन ऑब्जेक्ट ही है। तो प्रायर टू 20th सेंचुरी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था कि ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये जो आईयूडी है आज की तारीख में, जो भी पहले फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था, कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मान ही नहीं सकते थे पहले कि फॉरेन ऑब्जेक्ट को अगर हम लगाएंगे फीमेल में और वो प्रेगनेंसी रोक लेगा।
पहले ऐसा नहीं माना जाता था। फिर मिडिल ईस्ट ट्रेडर्स ने क्या करा, ये बड़े गंदे लोग हैं, इन्होंने क्या करा, कैमल को लिया। किसको लिया? कैमल को। और फीमेल कैमल में जो यूटेरस होता है ना, वहाँ पर इन्होंने पत्थर भर दिए। बताओ, पत्थर लगा दिए, पेबल्स, स्टोन्स लगा दिए कि अब प्रेग्नेंट नहीं होगी। ऐसे काम करे इन्होंने। फिर 1909 में डॉक्टर रिचर्ड रिक्टर आए, जिन्होंने आईयूडी को एग्जैक्टली डिस्कवर किया। इन्होंने आइडिया दिया कि आप क्या करो, आप इंसर्ट कर दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि बनी होती है सिल्कवर्म गट की, और कहाँ पर इंसर्ट कर दो? यूटेरस में। तो डॉक्यूमेंटेड द आइडिया ऑफ इंसर्टिंग ए रिंग मेड अप ऑफ सिल्कवर्म गट इनटू द यूटेरस, सबसे पहले 1909 में डॉक्टर रिचर्ड। उसके बाद 1920 में कार्ल ने और अर्नेस्ट ग्रेफेनबर्ग ने ये सिमिलर थ्योरी दी थी, आईयूडी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिल्कवर्म गट एंड फ्लेक्सिबल मेटल वायर। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया? मेटल वायर। और एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने ओटा रिंग। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जैक लिप्स आए 1962 में। देखो, डेवलपमेंट की बातें हैं तो ईयर बाय ईयर साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना काम करते गए। डॉक्टर जैक लिप्स आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया और इंसर्ट किया फर्स्ट प्लास्टिक डिवाइस, जिसका इन्होंने नाम दिया लिप्स लूप। ठीक है, 1962 की बात है। ये जो लिप्स लूप है, ये एक तरह का सिंपल डिवाइस था जो कि पुश कर देते थे हम इंसर्टेड ट्यूब से ए स्ट्रिंग अटैच विद दिस डिवाइस फॉर इट्स डिटेक्शन एंड रिमूवल। और इस डिवाइस के साथ, इस लिप्स लूप के साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दी थी हमने, ताकि अगर इसको रिमूव करना है तो इस स्ट्रिंग से फोर्सेप्स की मदद से हम रिमूव कर दें, और इसे इंसर्ट करने में, इसे डिटेक्ट करने में भी हमें पता लगता रहे कि ये एग्जैक्ट है कहाँ पर, इस थ्रेड की मदद से, ठीक, इस स्ट्रिंग की मदद से। इंसर्शन एंड रिमूवल वॉज ईजी एंड इट वॉज ऑल्सो इनएक्सपेंसिव। और जो इसका इंसर्शन था, जो इसका रिमूवल था, वो ईजी भी था, इनएक्सपेंसिव भी था। उसके बाद 1969, अब ये कैसे याद रखोगे सर, क्या बात कर रहे हो, इसको याद रखने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे याद हो गया, 1969। ठीक है। तो मेनी वुमेन रिपोर्टेड इंक्रीज क्रैम्प्स एंड ब्लीडिंग। अब देखो, यहाँ पे काम तो हो गया, बढ़िया चल गया, पर बाद में क्या पता लगा कि भैया क्रैम्प्स आने लगे, ब्लीडिंग तेज होने लगी, पेनफुल होने लगी, बहुत दिक्कत आने लगी। तो डॉक्टर होवार्ड टोटम, इन्होंने क्या करा, ट्राई टू डिक्रीज द साइज ऑफ आईयूडी। ये जो आईयूडी की साइज थी ना, बड़ी थी, इसको छोटी करने की कोशिश करी कि यार छोटी लगा के देखते हैं, क्या पता उससे प्रॉब्लम सही हो जाए। 1970 में डॉक्टर एंटोनियो साहब आए, इन्होंने डेवलप किया टी शेप डिवाइस। ठीक है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन था, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो गई, है ना। अब फिर एच रॉबिन कंपनी थी, इन्होंने आईयूडी को मार्केटेड कर दिया 1971 में कि भैया आप तो लो, आप खरीदो और लगाओ। तो वो शुरू में क्या थी, हाईली इफेक्टिव थी, कम प्राइस की भी थी, पर 3 साल बाद क्या हुआ, इसे मार्केट से वापस ले लिया गया। सर ऐसा क्या खतरनाक कर दिया था इसने कि 3 साल में मार्केट से वापस बुला लिया गया। देखो, यहाँ पर इसकी जो स्ट्रिंग थी ना, ये जो आईयूडी थी, इसमें आईयूडी में जो स्ट्रिंग होती है ना, ये आईयूडी में जो स्ट्रिंग होती है, मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम में, वो जो स्ट्रिंग है ना, वो किसी भी तरह से कवर नहीं थी, और कवर नहीं थी तो इसमें बैक्टीरिया आने लगे। अब बैक्टीरिया आने लगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और अगर पीआईडी हो गया तो माँ जो है कभी माँ बनने लायक ही नहीं रह जाती। तो भैया इसको फटाफट 3 साल के अंदर जैसे जैसे ये केस आने लगे, इसको वापस बुला लिया गया कि भैया आ जाओ। ठीक है, तो ये भी फ्लॉप हो गया। कितने सारे फ्लॉप हो गए, 1970, 1969, 1962, अभी तक चल ही रहा है, परेशान हो ही रहे हम। उसके बाद उस टाइम वो बहुत अच्छा था, पर उसके लिए बहुत सारी दिक्कत आई थी कि जैसे पीआईडी हो गया था। तो फिर आए आपके डॉक्टर ग्रेफेनबर्ग, लेटर मेड अ मॉडिफिकेशन बाय रैपिंग अ प्योर सिल्वर अराउंड द रिंग। अभी मैंने बोला ना कि वहाँ पर स्ट्रिंग पे कोई भी कवरिंग नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर साहब ने, ग्रेफेनबर्ग ने पूरी सिल्वर लगा दी, प्योर सिल्वर। अब प्योर सिल्वर लगाने से भी दिक्कत हो गई, ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो गई, सिल्वर का एब्जॉर्प्शन हो गया हमारे अंदर पार्ट्स में, ठीक है, बॉडी में, यूट्रस में, तो दिक्कत हो गई। फिर हमने क्या करा कि यार डॉक्टर साहब ये प्योर सिल्वर भी हटा दो, अब इस पर सिर्फ सिल्वर की लाइनिंग रख दो, सिर्फ सिल्वर की लाइनिंग रख दो। ठीक है, तो फिर बाद में हमने जर्मन सिल्वर वायर का यूज़ किया जो कि एलॉय का बना है, और उसके बाद प्रेगनेंसी की जो चांसेस है वो 1.6% तक कम हुए। द प्रेगनेंसी रेट वॉज फाउंड टू बी ड्रॉप बाय 1.6%। अब जाके पहली बार सक्सेसफुल काम हुआ। उसके बाद और भी कई डॉक्टर आए, जैसे डॉक्टर लेजर मार्गिल्स 1960 में
इनकी जो पहली पेशेंट थी, आपको सुनकर हैरानी होगी, इनकी जो पहली पेशेंट थी वो इनकी खुद की वाइफ थी। बताओ, रिस्क देख रहे हो भाई का, माउंटेन ड्यू पी के बैठा था वो। भैया बस का ही नहीं है। चलो एप्लीकेशन देखो यहाँ पर, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, आईयूडी, ट्रीटमेंट फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हाँ जैसे कि प्रोजेस्टेरोन आईयूडी करता है, मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी, ट्रीटमेंट फॉर पेल्विक पेन। तो कुछ आईयूडी होती है जो इन कामों में भी आती है कि पेल्विन पेक सही कर दे, जो पेल्विक में पेन हो रहा है उसको सही कर दे, मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी में काम आती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही तो उसको रोकने में काम आती है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, जैसे मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो 5 दिन के अंदर अंदर अगर अपने आईयूडी लगा दी तो वो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो दे आर द एप्लीकेशन ऑफ द आईयूडी। तो फाइनली आपका लेक्चर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एनडीडीएस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बहुत ही बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये बस मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना था। ये सारा हैंड रिटन आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छी राइटिंग में अच्छे डायग्राम के साथ आपको मिलेगा, इंट्रायूटेराइन का भी और ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का भी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बहुत देर हो चुकी है लेक्चर में, बट हाँ आज हमने हमारी यूनिट को कंप्लीट कर दिया है, हमने एनडीडीएस को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। पर अगर कोई एप्पल यूज़र है तो वो जाइए ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर पे उनको जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। ध्यान से सुनना, जैसे ही माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन वो डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से, वहाँ पर उनको कोड रिक्वायर्ड होगा, ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड, और वहाँ पर उनको लिखना है MULNO। फिर वो अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, हर जगह कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको हर जगह अपडेट मिले। वीडियो पब्लिक होते हैं सबसे पहले आपको पता लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले, जीपीट की तैयारी का अगर मैं कुछ करवाता हूँ तो वो आपको सबसे पहले पता लगे। हर जगह जुड़ने से आप ही का फायदा है, मीम्स, रेगुलर अपडेट, MCQ, सब कुछ। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँ। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।